दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। यानी महाराणा कुंभा राजगद्दी पर कब बैठता है? 1433 में। 1433 में जो ये बैठता है ना राजगद्दी पर, ये अल्प आयु में होता है और अपने पिता की हत्या के बाद में इसको राजगद्दी पर बैठाया जाता है। जब ये राजगद्दी पर बैठता है तो उस समय इनके चारों तरफ शत्रु थे। गुजरात की तरफ थे, मालवा की तरफ थे, और सबसे बड़ी बात तो मेवाड़ के अंदर थी राठौड़ों का प्रभाव था। तो सबसे पहले राठौड़ों के प्रभाव को उन्होंने समाप्त किया और जो मेवाड़ी सामंत थे उनका उन्होंने विश्वास अर्जित किया था। इसी के तहत उन्होंने जो रणमल था और रणमल की भी हत्या करवा दी थी। और यहाँ से फिर राव जोधा थे, वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर उनके बीच में जो हंसाबाई के सहयोग से आवल और बाउल की जो संधि भी करवाई जाती है। और फिर आगे देखें तो कुंभा ने अपनी जो शक्ति का केंद्र बनाया था वो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के अंतर्गत बनाया था। कहाँ पर? एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा कुंभलगढ़। फिर आगे एक युद्ध होता है, वो 1437 के अंतर्गत होता है। उस युद्ध को कहा जाता है ये सारंगपुर का युद्ध, और ये मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में होता है। और कहा जाता है कि भाई इस युद्ध का मुख्य कारण था कि भाई मोकल थे, मोकल की जो हत्या करने वाला था चाचा और मेरा, इस चाचा का पुत्र था महपा पंवार, वो इस मोहम्मद खिलजी के पास में था, खिलजी प्रथम के पास में। तो कुंभा ने कहा था कि भाई मोहम्मद खिलजी से कि भाई ये मेरे पिताजी के हत्यारे हैं तो इनको मेरे हवाले कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद खिलजी ने इनको वापस महपा पंवार को सौंपा नहीं था, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंतर्गत राणा कुंभा की विजय होती है और इसी के उपलक्ष्य पर उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण कब से शुरू होता है? ये 1440 से शुरू होता है और लगभग 1448 तक ये कार्य चलता है और बनकर पूर्ण होता है। ये लगभग 120 फीट और 9 मंजिला है, जिसके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे। आगे चर्चा करें, नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ था। किसको लेकर? नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई मारवाड़ से मंडोर छीन लिया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया गया। यानी उसके बाद में संधि कर ली गई थी और जो कुंभा का पुत्र था ये रायमल, उसका विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया गया था। आगे चर्चा करें तो 1456 में मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच जो चंपानेर की संधि हुई थी। यानी जो चंपानेर की संधि हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी? महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात की कुतुबुद्दीन के बीच में। कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। और इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। यानी इस संधि में क्या हुआ था कि भाई मोहम्मद खिलजी प्रथम और गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन, उन दोनों ने ये मिलकर कहा कि हम दोनों मिलकर किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? कुंभा के ऊपर, और उसे हराकर उसके राज्य का बंटवारा बांट लेंगे। यानी जब कुंभा को अपन परास्त कर देंगे तो आधा राज्य का आपस में बंटवारा कर लेंगे, आधा भाग तू रख लेंगे, आधा भाग मैं रख लूंगा। यानी दोनों राज्य का क्या कर लेंगे? आपस में बंटवारा कर लेंगे। आगे चलकर 1437, 57 और 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर
आक्रमण कर दिया था। कब कर दिया था? 1957 और 1457 और 58 के अंतर्गत। फिर मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। यानी जब चंपानेर की संधि हो गई, उसके बाद में उन्होंने जब उनके ऊपर आक्रमण किया तो ये महाराणा कुंभा को हरा नहीं पाए। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। यानी कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? लगभग 32 दुर्गों का निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग मुख्य है। कवि जो श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताता। यानी किसके द्वारा ये कहा गया कि भाई मेवाड़ के अंतर्गत जो 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा है, वो कहा था कवि श्यामल दास ने। फिर आगे बात करें कि कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है और इसका शिल्पी कौन है? मंडन। यानी जो चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका जो शिल्पी कौन है? मंडन। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और जो संगार चौरी मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत है। यानी कुंभा के द्वारा किन किन मंदिरों का निर्माण किया गया था? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत कुंभ श्यामी मंदिर, संगार चौरी और एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के जो मंदिर है, इनका कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे चर्चा करें। कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। यानी किसके द्वारा ज्ञात होता है? ये जो कान्हा व्यास है उनकी जो रचना है एकलिंग महात्म्य, कान्हा द्वारा जो एकलिंग महात्म्य, इससे ये ज्ञात होता है कि भाई वो वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में क्या रखते थे? रुचि रखते थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूढ़ प्रबंधन इसके द्वारा प्रमुख रचित ग्रंथ है। कौन कौन से ग्रंथ है? संगीत राज। कौन सा? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध। अब संगीत राज के बारे में कहा जाता है ये कुंभा द्वारा रचित सारे ग्रंथों में से सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ है। कौन सा? ये संगीत राज। संगीत राज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये कुंभा द्वारा रचित सारे ग्रंथों में सबसे बड़ा या वृहद ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ है और सिरमौर ग्रंथ कहलाता है। आगे संगीत मीमांसा और जो सूढ़ प्रबंधन है उनकी भी रचना की गई थी। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी। तो उसने कुंभा के द्वारा, जो कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखा था। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। किन के द्वारा कीर्ति जो प्रशस्ति थी उसका निर्माण करवाया गया था? कवि अत्रि और महेश के द्वारा। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और जो प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, यानी उनकी उपाधियां क्या थी? महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु,
हाल गुरु, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया। यानी ये इनकी कुछ उपाधियाँ हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि भाई इनको महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु और अभिनव भारताचार्य और हिंदू सुल्तान के नाम उपाधियों से जाना जाता है। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। यानी अंतिम समय में उसको कष्ट का सामना करना पड़ा और अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने जो 1468 में उसकी हत्या कर दी। यानी आखिरी जो अंतिम समय के अंतर्गत कुंभा रोग से ग्रसित हो जाता है, उन्माद एक रोग है, वहाँ से ये उससे ग्रसित हो जाता है और बाद में उसके जो पुत्र उदा है, उदा उनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। फिर आगे राणा सांगा के बारे में चर्चा करेंगे। राणा सांगा, संग्राम सिंह वे उनके तीनों भाई, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज, जयमल, राजसिंह, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इसी कारण इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। यानी ये जो राणा सांगा थे, रायमल के तीसरे पुत्र थे और राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 14 मई 1509 को होता है। अब जब इनके पिता रायमल की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उत्तराधिकारी को लेकर इनके बीच में संघर्ष होता है, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजय रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। कब बनता है? 1509 ईस्वी के अंतर्गत, और इसको हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मालवा पर सुल्तान नासरुद्दीन शासन कर रहा था और 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। यानी 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर आपस में संघर्ष छिड़ गया था, जिसमें एक जो राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली और वो सिंहासन पर बैठा था। इस सफलता से मेदिनी राय का जो कद था बहुत बढ़ गया था और अब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय की स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा के शरण में चला गया। जब मेदिनी राय को वहां से हटा दिया गया तो मेदिनी राय कहाँ पर चला गया था? राणा सांगा के शरण में चला गया था, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ। और किसके कारण? जब मेदिनी राय राणा सांगा के शरण में चला गया था तो उसके कारण मालवा के अंतर्गत और मेवाड़ के अंतर्गत युद्ध हुआ था। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा बंदी बना लिया गया। यानी मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो पराजित हुआ और राणा सांगा के द्वारा इस मोहम्मद खिलजी को क्या बना लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। फिर आगे बात करें, ईडर के उत्तराधिकारी का पसंद नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि
ऐसे मसले थे जिसके लेकर राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान जो मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिली थी। यानी आखिर में सफलता किसी को भी प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन संघर्ष तो आपस में चलता रहा। फिर बात करें 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, जो वर्तमान में कहाँ पर है, कोटा जिले में, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो आपको याद रखना है 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो 1517 ईस्वी में राणा सांगा और दिल्ली के जो सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत राणा सांगा विजय होते हैं। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी, जो कहाँ पर है, धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया था। यानी उसके बाद कहाँ पर, जो धौलपुर के अंतर्गत है बाड़ी, वहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना को फिर परास्त किया था। फिर आगे चर्चा करें, इसे राणा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। यानी बाबर ने किसके ऊपर, जो इब्राहिम लोदी है उनको हराकर आगरा के ऊपर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। यानी बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात किया कि भाई आपने इस युद्ध में हमारा साथ नहीं दिया, आपने विश्वासघात किया। तो इसके कारण उनके ऊपर कूच करता है और बाबर के अनुसार राणा सांगा ने इसे वादा किया था कि वे जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। यानी कहा गया है कि भाई बाबर जब इब्राहिम लोदी के ऊपर युद्ध आक्रमण करेगा तो उस समय राणा सांगा किसकी सहायता करेगा, बाबर का। लेकिन राणा सांगा ने ऐसा किया नहीं। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यानी दोनों ही क्या थे, महत्वाकांक्षी थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। यद्यपि खानवा के मैदान में राणा सांगा पराजित हुआ और फिर आगे जाकर कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। परंतु इससे पहले बयाना के युद्ध के अंतर्गत, जो फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। यानी जो बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 के अंतर्गत, उसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को बड़ी बुरी तरीके से परास्त किया था। फिर आगे जाकर 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत तोपखाने और जो तुगलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। यानी खानवा के युद्ध के अंतर्गत बयाना के इसमें ये कहा गया ना, बयाना के युद्ध में तो राणा जो सांगा थे उन्होंने बाबर की सेना को परास्त किया था, लेकिन जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत बाबर की क्या होती है, विजय होती है। तोपखाने में और जो ये तुगलका पद्धति है इसका उपयोग किया गया, जिसके बाद में बाबर विजय हो जाता है और राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे राणा सांगा को क्या दे दिया, आखिर में विष दे दिया था। यानी राणा सांगा कह रहा था कि मैं बिना जीते हुए तो चित्तौड़गढ़ नहीं लौटूंगा। और वापस जब बाबर ने मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, उस ओर लौटे, तब राणा सांगा भी उनकी ओर गए थे, लेकिन बीच में सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया गया था और जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में राणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ के अंतर्गत राणा सांगा की समाधि स्थल है। यानी बाद में कहाँ लाया जाता है राणा सांगा को, मांडलगढ़ के अंतर्गत इनकी समाधि स्थल बनाया जाता है। और राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है और उसके बाद में बनता है महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह के बारे में चर्चा अगले भाग के अंतर्गत करेंगे। आज बस इतना ही। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।